नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इलाहाबाद में पहुंच गए हैं। पीएम ने करीब 25 मिनट तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि वक्त के साथ संगठन में बदलाव जरूरी है। हमें नई सोच और नए विचारों के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें हर हाल में आगे बढ़ना होगा। तो पीएम मोदी ने कहा कि नए सोच और नए विचारों के साथ उन्हें हर हाल में आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वक्त के साथ संगठन में बदलाव जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह सोमवार को यूपी में हो रही इस बीजेपी की कार्यकारिणी को संबोधित कर सकते हैं। 2 दिन तक ये कार्यकारिणी बैठक चलेगी। यूपी इलेक्शन को लेकर बीजेपी की नजर जो है वो इस कार्यकारिणी बैठक पर लगी हुई है। यूपी इलेक्शन के लिए इसे तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। 2 दिन तक चलेगी बीजेपी की कार्यकारिणी की ये बैठक, जिसमें पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जी, मैसेज है या जीत का उत्साह है? नहीं, मैसेज भी है और जीत का उत्साह भी है। जीत का उत्साह है, इसीलिए संदेश है कि बाकी जगह हम आसाम दोहराना चाह रहे हैं और दोहरा के रहेंगे। तो ये क्या अब यूपी में भी दोहराया जाएगा आप लोग? बिल्कुल दोहराया जाएगा। सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि आने वाले 3-4 चुनावों में यही दोहराया जाएगा। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इलाहाबाद में हैं। अब से कुछ ही देर में वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी इलाहाबाद में रहेंगे तो पीएमओ का काम भी इलाहाबाद से ही होगा। इसके लिए पीएम मोदी के साथ साथ पीएमओ में जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए भी खास यहां पर इंतजाम किए गए हैं, जिससे पीएमओ का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चल सके, किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए उस काम में। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। पीएम ने करीब 25 मिनट तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि वक्त के साथ संगठन में बदलाव जरूरी है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नए सोच और नए विचारों के साथ आगे बढ़ना है। और अब वक्त है एक दूसरी खबरों का रुख करने का। सरकारी बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग से इंसॉल्वेंसी बिल लाएगा। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक इसके जरिए माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होगी। बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी लॉ में बैंक या वित्तीय संस्था के दिवालिया होने पर पहला हक डिपॉजिटर्स का होगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही संसद ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बिल को पास किया था। तो अब दूसरी खबरें की तरफ रुख करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि अब आपको सड़कों पर जाम नहीं मिलेगा, सड़कों पर आपकी गाड़ियों की लंबी कतार नहीं होगी, तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ सच हो सकता है। जी हां, सड़कों पर बढ़ते जाम और ऑफिस देर से पहुंचने की समस्या का समाधान दूर करने के लिए गूगल की कार हवा में नजर आ सकती है। सर्च इंजन गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज का सपना है कि उड़ती कार हो, जिसे पूरा करने के लिए वो जी जान से जुटे हुए हैं। जाम से मिलेगी निजात। आप समय से पहुंचेंगे ऑफिस, क्योंकि अब हवा में उड़ेगी आपकी कार। जी हां, जल्दी आपका उड़ने वाली कार खरीदने का सपना साकार हो सकता है, जिसे आप जब चाहें सड़क पर चलाएं और जब चाहें
हवा में उड़ा सकते हैं और आपका ये सपना साकार करेगा आपके हर सवालों का जवाब देने वाला गूगल। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की को फाउंडर लैरी पेज अपने इस सपने को साकार करने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने 2 स्टार्टअप जीआरओ और किटी हॉक में $10 करोड़ का निवेश किया है। ये दोनों ही कंपनियां हवा में उड़ने के साथ साथ सीधे जमीन पर उतर सकने वाली फ्लाइंग कार बना रही हैं। जीआरओ न तो गूगल और न ही उसकी होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट की है। पेज ने व्यक्तिगत तौर पर जीआरओ को फंड किया है। ये स्टार्टअप साल 2010 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के साथ ही लैरी पेज ने अपनी भागीदारी को पब्लिक से छिपाने की मांग की थी। साल 2015 में किटी हॉक कंपनी भी जीआरओ के इस प्रोजेक्ट में शामिल हुई थी। जीआरओ 2011 से ही फ्लाइंग कार का डिजाइन पेटेंट कराया था, जो पुरानी कारों जैसी ही दिखती है। जीआरओ ने अपनी कार का डिजाइन और तकनीक का ब्यौरा काफी गोपनीय रखा है। इसके लिए जीआरओ ने नासा, बोइंग, स्पेसएक्स जैसी दिग्गज कंपनियों से एयर स्पेस डिजाइनरों को अपनी टीम में शामिल किया है। हैरी पॉटर समेत हॉलीवुड के कई फिल्मों में ऐसी उड़ती कारें नजर आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं एसबीआई ने अपने 5 सहयोगी बैंकों के विलय का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए टीम का गठन किया है। विलय को लेकर राजनीतिक विरोध के बावजूद बैंक ने 15 से 20 सदस्यों की टीम का गठन किया है। हालांकि सरकार की मंजूरी का अब भी इंतजार है। वहीं बैंक का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 से 4 महीने में विलय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पिछले महीने बैंक के बोर्ड ने सरकार को अपने 5 सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के अलावा भारतीय महिला बैंक के एसबीआई में विलय को लेकर प्रस्ताव दिया था। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी बैंकों के विलय के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही थी। तो उधर दालों के दामों को काबू करने के लिए एमएमटीसी 5000 टन दाल का इंपोर्ट करेगी। पिछले 2 साल से पड़ रहे सूखे के कारण दालों की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी है। दालों का उत्पादन करीब 1 करोड़ 70 लाख टन है, जबकि मांग 2.36 करोड़ टन है। 2015-16 में 55 लाख टन का इंपोर्ट किया गया था, लेकिन 10 लाख टन की अब भी कमी बताई जा रही है। सरकार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल कर दालों का इंपोर्ट कर रही है। दालों की कमी से निपटने के लिए सरकार 1.5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाना चाहती है। तो वहीं विजय माल्या के खिलाफ नोटिस को लेकर ईडी ने इंटरपोल को पूरी जानकारी सौंप दी है। आपको बता दें कि माल्या के खिलाफ नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल ने ईडी से पूरी डिटेल्स मांगी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने माल्या के खिलाफ नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया था। 900 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में ईडी को विजय माल्या की तलाश है। माल्या फिलहाल बैंकों का कर्ज चुकाए बगैर विदेश भाग चुके हैं। इंटरपोल ने माल्या के खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी घोषित अपराधी स्टेटस की भी मांग की थी। इसके साथ ही ईडी ने मुंबई के विशेष कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, विजय माल्या के खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया है और ईडी से ने जो इंटरपोल को पूरी जानकारी दे दी, अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि इससे कुछ मदद मिलेगी भारत सरकार को भी विजय माल्या को वापस लाने में? देखिए, सरकार ने जो है विजय माल्या के ऊपर अब दबिश जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी है। काफी सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। पहला कि उनकी एक प्रॉपर्टी जो है ईडी ने जो है वो जब्त कर ली है। दूसरा, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बना दी गई है जो विजय माल्या के मामले की जांच करेगी, क्योंकि 2 साल होती रहते मामले की जांच को, कोई भी प्रोग्रेस जो थी पूरे मामले में नहीं थी, तो एक वो बना दी गई है। तीसरा, ईडी जो है इंटरपोल को सारी जानकारी जो है वो दे रहा है, क्योंकि इससे पहले इंटरपोल ने मना कर दिया था जो माल्या है उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू करने से। उन्होंने कहा था कि आप और जानकारी दीजिए कि कौन सी कोर्ट में क्या मामला जो है वो चल रहा है। तो ईडी ने सारी जानकारी जो है शुरू कर दी है। तो सरकार हर तरफ से दबाव जो है वो बना रही है ताकि विजय माल्या को वापस लेकर के आ जाए। लेकिन अब देखना होगा कि उनका रिएक्शन किस तरह से रहता है, कि वह वो पूरे जो टेंशन है उसको कोर्ट में चुनौती देते हैं या नहीं देते। बहुत शुक्रिया असीम आपका इस सारी जानकारी के लिए। तो इससे पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विजय माल्या की 1411 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई आईडीबीआई लोन
लोन डिफॉल्ट मामले में किया है। मामला की मुंबई, बेंगलुरु, गोवा की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। इसमें 34 करोड़ का बैंक बैलेंस, बेंगलुरु, मुंबई में फ्लैट, चेन्नई में 4.5 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट, कुर्ग में 28.75 एकड़ जमीन जब्त की है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के तहत की है। माल्या पर 17 सरकारी बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपया बकाया है और कर्ज चुकाए बिना वो ब्रिटेन भाग गए हैं। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही हैं। और उधर हवाई सफर में आपको मिलने वाली सुविधाओं को लेकर उड्डयन मंत्रालय नई एविएशन पॉलिसी ला रहा है, जो विमान कंपनियों पर लगाम कस देगी और इसका सीधा फायदा हवाई सफर करने वालों को मिलेगा। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस की मनमानी पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। हवाई सफर करने वालों को न सिर्फ सहूलियतें मिलें, बल्कि उनकी जेब भी ज्यादा हल्की ना हो। इसके लिए उड्डयन मंत्रालय ने नई पॉलिसी का प्रस्ताव रखा है। इस नई एविएशन पॉलिसी में यात्रियों को होने वाली छोटी से छोटी परेशानी का खास ध्यान रखा गया है। हवाई सफर करने वाले लोगों को न सिर्फ सहूलियतें मिलें, इसके लिए एविएशन मंत्रालय ने टिकट कैंसिलेशन पर नया प्रस्ताव दिया, जिसमें हवाई टिकट पर बेसिक फेयर से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज नहीं कटेगा। सभी तरह के टैक्स, यूजर डेवलपमेंट चार्ज, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी रिफंड होगी। एयरलाइंस टिकट रिफंड पर किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं ले पाएगी। साथ ही घरेलू उड़ानों के टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड 15 दिनों के अंदर करना होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल उड़ानों के टिकट कैंसिलेशन पर 30 दिनों में रिफंड का प्रस्ताव रखा गया है। एजेंट का बहाना भी एयरलाइंस अब नहीं लगा पाएंगी। 15 दिन के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट और 30 दिन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का टिकट का पैसा पैसेंजर को वापस करना होगा। और किसी भी स्थिति के अंदर कैंसिलेशन चार्जेस जो बेसिक फेयर टिकट का है उससे अधिक नहीं होगा। बेसिक फेयर कभी होता था 400-500 रुपए और कैंसिलेशन चार्जेस एयरलाइंस लगाती थी 2-2 हज़ार रुपए, 1500-1200, 2,000 रुपए। अब यह नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव किया गया है। एविएशन मंत्रालय की नई पॉलिसी के तहत अब एयरलाइंस बोर्डिंग से मना नहीं कर सकती हैं। अगर उसने ऐसी हिमाकत की तो उसे 24 घंटे के अंदर दूसरी फ्लाइट देनी होगी। साथ में 10,000 रुपए तक जुर्माना भी देना होगा या फिर बेसिक फेयर का 200% तक जुर्माना लगेगा। डिनाइड बोर्डिंग के केस के अंदर अगर 1 घंटे के अंदर दूसरी फ्लाइट उपलब्ध करा दी जाती है तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन 1 घंटे से लेकर अगर 24 घंटे के अंदर अगर दूसरी फ्लाइट उपलब्ध कराई जाती है तो 200% पेनल्टी या 10,000 रुपए। हवाई सफर को लेकर होने वाली ये परेशानी नई नहीं है। हाँ, ये बातें नई सरकार अब सुलझा रही है। नई एविएशन पॉलिसी में अब 15 किलो से ज्यादा और 20 किलो तक के बैगेज पर 100 रुपए प्रति किलो चार्ज का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि अभी कंपनियां 15 से 20 किलो के बैगेज पर 300 रुपए प्रति किलो चार्ज वसूलती हैं। बोर्डिंग को अगर डिनाई करती है तो उसके लिए क्या आपने प्रोविजन किए हैं, बदलाव किए हैं? उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई एक ऑल्टरनेटिव टिकट 1 घंटे के भीतर दे दिया जाता है फ्लाइट के लिए तो उसमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं होगा, लेकिन अगर उसके बाद और 24 घंटे तक दिया जाता है तो ये पैसेंजर को ये चॉइस पैसेंजर को चॉइस दी गई है और टिकट देने के अलावा उसको 4 गुना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, जो आज नहीं है। 200 गुना तक ना, या 10,000? 200 गुना 10,000 है 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद के लिए 4 गुना या 20,000 रुपये। नई एविएशन पॉलिसी के प्रस्ताव पर अब सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। उम्मीद है 15 जून तक एविएशन मंत्रालय की नई पॉलिसी लागू हो जाएगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो उधर सिविल एविएशन मंत्रालय 3 से 4 दिन के अंदर सिविल एविएशन पॉलिसी का नया ड्राफ्ट जारी करेगा, जिसमें मेट्रो शहरों के टियर 2 शहरों की फ्लाइट के लिए अधिकतम किराया तय किया जाएगा। आधे घंटे की फ्लाइट के लिए एयरलाइंस 1200 रुपए से ज्यादा किराया नहीं वसूल पाएंगी। छोटे शहरों में बड़ा जैकपॉट। सस्ते हवाई किरायों का आया जमाना। 1200 रुपए में मिलेगी फ्लाइट। जी हां, मोदी सरकार ने आम आदमी को हवाई सफर कराने का इंतजाम कर दिया है। छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार एयरलाइंस के किरायों की अधिकतम सीमा तय करने जा रही है। अब एयरलाइंस मेट्रो शहर से 2 टियर शहरों के लिए आधे घंटे की फ्लाइट पर 1200 रुपए से ज्यादा किराया नहीं वसूल पाएंगी। इतना ही नहीं, टियर 2 शहरों के लिए 1 घंटे की फ्लाइट पर अधिकतम हवाई किराया 2500 रुपए होगा। यानी छोटे शहरों में सफर करने वाले हवाई यात्रियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय 3 से 4 दिन के अंदर
एविएशन पॉलिसी का नया ड्राफ्ट जारी करेगा, जिसमें हवाई किरायों की अधिकतम सीमा तय करने का ऐलान होगा। फिलहाल मंत्रालय सिविल एविएशन पॉलिसी पर सभी पक्षों से चर्चा कर रहा है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर में सिविल एविएशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें सभी रूट्स पर 1 घंटे के सफर के लिए अधिकतम 2500 रुपए किराए का प्रस्ताव था। इस किराए में सभी तरह के टैक्स शामिल थे, लेकिन एयरलाइंस ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया था। सरकार ने हवाई टिकट पर 2% सेस भी लगाने की बात कही थी। साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी बात की थी। रीजनल इलाकों में उड़ानों के लिए ATF पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने का भी प्रस्ताव था। दरअसल देश में एविएशन सेक्टर में तेज विस्तार के बावजूद आज भी 30 से 35 करोड़ मिडिल क्लास लोग हवाई सफर से वंचित हैं। टियर 2 शहरों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाकर और फ्लाइट का किराया कम करके सरकार मिडिल क्लास को हवाई सफर कराना चाहती है। सरकार ये कदम उठाकर एक तीर से कई निशाने साधना चाह रही है। सस्ते हवाई किरायों से छोटी जगहों के लिए बस और ट्रेनों में यात्रियों का दबाव कम होगा और देश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो तैयार हो जाइए एयरलाइंस में सस्ता हवाई सफर करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत के बाद हिसार पहुंचे डॉक्टर सुभाष चंद्रा का जोरदार स्वागत हुआ। उनके स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ा। हिसार की जनता ने उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि उनकी जीत से विरोधी दल परेशान है और साथ ही सदमे में है। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा की बेहतरी के लिए काम करेंगे और सच्ची भावना से लोगों की सेवा करेंगे। इस प्रकार की एक बैटल थी ये, जिसमें कि कुछ भी हो सकता था। और कल का मैं इतना जरूर कहूंगा, कल मेरे साथी कई बजरंग दल भी और भी थोड़ा सा उदास हो गए थे कि भाई शायद हारेंगे चुनाव, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक भी थोड़ा सा सुस्त से थे। तो मैं तो वो कहने लगे जी आप कैसे ऐसे कॉन्फिडेंट हो। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि भाई मैं जब अपने DSC शो में यूथ को सिखाता हूं, जो भी लोग देखने वाले सुनते हैं उस कार्यक्रम को, लगभग 35 मिलियन लोग उसको रोज उस कार्यक्रम को हर हफ्ते देखते हैं। तो उसमें यही कहता हूं कि भाई जब तक हार नहीं मानो तब तक हार नहीं होती। कई विद्यार्थी भी मेरे को चिट्ठियां भेजते हैं, क्या करें जी हम तो फेल हो गए, दूसरी बार प्रयत्न किया तो भी फेल हो गए। तो मैं उनको यही लिखता हूं मेल पे, भाई तीसरी बार फिर प्रयत्न करो, आप फेलियर क्यों मानते हो। ठीक है, कोई चीज हुई, आप कामयाब नहीं हुए ये कहो, फेल हो गए ये मत कहो। फेलियर तभी है जब स्वीकार करो। तो मैंने कहा जी अभी तो 3 घंटे 4 घंटे बाकी हैं, मत पड़े ही हैं, खत्म हुए हैं, गिनती होगी तो देखेंगे। तो एक साथी ने, हमारे अपने मीडिया के साथी ने, हमारे यहाँ काम नहीं करते दूसरी जगह करते, उन्होंने फोन किया कि भाई साहब अफसोस है। मैं कहा क्यों, किस बात का अफसोस है। बोले नहीं, वो मैंने RK आनंद से बात की थी, उन्होंने कहा भाई मैंने 31 मत तो अपने मुंह से, अपनी आंखों से देखे। ये तो गलत कह रहा है भाई, अपनी आंखों से देखे। हाँ, उनके पार्टी जो उनको बैक कर रही है उन्होंने जरूर देखे होंगे। तो परंतु देखते हैं, ये हो तो तब देखते हैं। तो देखा तो कुछ निकला। अब ये कैसे क्या हुआ ये तो जो करने वाले हैं वो जाने। कि हरियाणवी वर्सेस नॉन हरियाणवी की ये लड़ाई थी, और जिन विधायकों ने भी अपने मतपत्र खुल के नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने अपने मतपत्र रिजेक्ट करवा लिए जानबूझ के, तो उसके पीछे मुझे तो यही लगता कि यही सोच रही होगी कि भी ये आदमी दूसरे व्यक्ति के सामने हरियाणा के लोगों का और उन विधायकों का भी काम ज्यादा अच्छा कर सकेगा। ऐसी सोच मुझे तो लगती है उसके पीछे। तो वहीं अमेरिका में फ्लोरिडा के एक गे नाइट क्लब में हुई फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। ऑरलैंडो शहर के पल्स नाइट क्लब में पहुंचे अज्ञात हमलावर ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
फायरिंग के बाद रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया। हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। हमलावर ने कुछ लोगों को बंधक बनाया था और अपनी कमर में विस्फोटक भी बांधा था। बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। फ्लोरिडा के समय के मुताबिक रात 2 बजे रेस्टोरेंट में फायरिंग शुरू हुई। हमले के वक्त रेस्टोरेंट में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। LGBT कम्युनिटी के लोग क्लब में प्राइड मंथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।